that you guys have this beautiful divinity inside you which has forced you to come and join this. So it's not about me taking this astrology session, or it's not about somebody else taking this astrology session. आप कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी सीखें, आपके अंदर डिविनिटी का अंश है, नहीं तो आप नहीं सीख सकते एस्ट्रोलॉजी। तो एक बार हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के इष्ट हैं गायत्री देवी, उनसे एक बार छोटा सा प्रार्थना करके विल स्टार्ट अ सेशन। सो आप लोग सब लोग एक गहरी सांस लें एंड क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट योर गुरु एंड विल चैंट गायत्री मंत्र। प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। So let's start a session. आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए और आप लोग अपना वीडियो प्लीज आपका आवाज में ना एको आता है, ठीक से सुनाई नहीं। ओके अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ, थोड़ा सा डिले है, लैग है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। ओके आई थिंक माँ से प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें हमें माँ पे छोड़ देनी चाहिए। सो हम खुशबू मैम से पूछ रहे थे आपके बारे में कि आपने कहाँ से सीखा, और ज्योतिष का थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट अपने बारे में बता पाए तो कृपा होगी। जी बिल्कुल। सो ज्योतिष और मेरा संबंध बहुत पुराना है बिकॉज आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। मेरे चाचा जी ज्योतिर्विद पंडित नीतेंद्र नाथ पांडे वाज अ वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, और उनके साथ हमारा काफी लंबा सफर रहा और हम लोग कुछ कुछ सीखते थे, बट इन 2017 ही डाइड, ही पास्ड अवे। और उसके बाद मतलब वो मुझे काफी बोलते थे कि तुम सीखो, यू टेक माय प्लेस, यू स्टार्ट द जर्नी। बट मैं सीखता था, बट उतना अच्छे से नहीं सीखता था। बट उसके बाद जब व्हेन ही पास्ड अवे तो आई फेल्ट अ वॉइड इन माय लाइफ। मुझे लगा कि मेरा गुरु नहीं रहा, मेरा गुरु चला गया। और कुछ मुझे ड्रीम भी उस समय काफी आते थे उनके कि यू नो forcing me to learn astrology. So after 2017 मतलब मैं बहुत actively इसमें आया to pay tribute to him। और उसके बाद काफी गुरु रहे बिकॉज ये एक ऐसी साइंस है जो एक गुरु से नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए आपको बहुत जगह जाना पड़ता है। अभी भी मेरा बहुत गुरुओं से मिलना बाकी है बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। सो उसके साथ टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल रहता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू सर्विस टू ज्योतिष एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आप लोग का साथ रहा तो मिलके हम लोग बहुत कुछ करेंगे एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो अकेले संभव नहीं है, तो वी नीड एंथुसियास्ट लाइक यू। और आप लोग के लिए मेरा साथ है, मेरे लिए आपका साथ है, तो आई थिंक ये दोनों मिलके वी विल क्रिएट मैजिक इन एस्ट्रोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नमस्ते करते हैं, मतलब आपके अंदर जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग वाकई प्रणाम के काबिल है कि आप लोगों ने आज का दिन मेरे को दिया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड माय टीम इज थैंकफुल टू यू एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज फ्रूटफुल फॉर यू एज पॉसिबल। जितना ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल है मैं उतना आप लोगों के लिए इसमें करूंगा। तो पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझ लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, या एस्ट्रोलॉजी चीज क्या है। अभी आपने हमने गायत्री मंत्र किया था तो आप लोगों ने सुना होगा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये धी के ऊपर गायत्री में इतना ज्यादा फोकस क्यों किया गया है? क्या है ये धी शक्ति? इसको धी शक्ति बोला गया है। धी है क्या? धी बेसिकली अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो धी इज आवर इंटेलेक्ट। हमको जो बुद्धि, मतलब बुद्धि इज नॉट द राइट वर्ड, बुद्धि के बियॉन्ड भी जो हमें सोचने की क्षमता दी गई है वो धी है, उसको हम लोग धी शक्ति बोलते हैं। तो धी की पावर को अनवेल करना, धी की पावर को, की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये गायत्री से होता है। और गायत्री क्या है? सीधी सन की उपासना। तो जब हम वर्ड बोलते हैं ना ज्योतिष, तो ये ज्योति और ईश मतलब उसकी स्टडी। तो दिस
is study of the light of planets. And planets में भी मुख्यतः आप जानते हैं कि सूर्य के पास रोशनी है, तो सूर्य की रोशनी को, सूर्य की जो लाइट है उसको स्टडी करने की साइंस को हम ज्योतिष बोलते हैं। उसको लॉजिकली समझना, उसको अंडरस्टैंड करना इज ऑल अबाउट इज एस्ट्रोलॉजी बेसिकली। और दुनिया में लाइट के कई फॉर्म है, मतलब सूर्य से भी जो लाइट आ रही है, बट लाइट का जो असली फॉर्म है वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, जिसको हमारे ऋषियों ने एक उसमें मतलब एक आप कह लीजिए कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ एक पैक करके हमें दे दिया, जिसको उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का नाम कर दिया। एंड दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल। अगर आप में से किसी को लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है तो बिल्कुल सरासर गलत है, बिकॉज अभी हमें इतना मजा आने वाला है एस्ट्रोलॉजी में कि आपको लगे कि हर चीज जो पहले हम समझते हैं कि हम धी शक्ति पे आएंगे बाद में। पहले हम ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपको देती क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज मटेरियल हैप्पीनेस। व्हाट इज मटेरियल हैप्पीनेस? आप जो रुपया, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, नौकरी, बच्चे, दिस ऑल इज कॉल्ड मटेरियल हैप्पीनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक सुख। और दूसरा जो सुख हम सबको जीवन में चाहिए वो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक सुख। दुनिया में एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा प्रोफेशन है या एक ऐसा करियर चॉइस है या एक ऐसी चीज है जिससे आपको मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ये दोनों मिलते हैं, और दोनों थोड़े बहुत नहीं मिलते हैं, अबंडेंस में मिलते हैं। इसके अलावा देयर इज नो सिंगल थिंग जिसमें कि आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल हैप्पीनेस मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में मटेरियल हैप्पीनेस कैसे मिलता है? आप कितने एस्ट्रोलॉजर्स को जानते हैं जो बहुत अच्छे से धन कमा रहे हैं, जिनकी बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, और आप ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को जानते होंगे जिनके पास बहुत सारा धन है बट दे आर enjoying a very good spiritual life. This is the beauty of astrology. जब आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में घुसते हैं तो आपको बहुत सारा मटेरियल हैप्पीनेस मिलता है, जिसके लिए मतलब आई नो एवरीबडी अराउंड हियर नीड्स मटेरियल हैप्पीनेस। अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे मटेरियल हैप्पीनेस नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से उनको जंगल चले जाना चाहिए, उनको कोई हक नहीं है शहर में रहने का। अगर हम शहर में हैं और अगर हम ये जिंदगी जी रहे हैं तो हमें मटेरियल हैप्पीनेस चाहिए, और मटेरियल हैप्पीनेस का बहुत सिंपल और बहुत अच्छा साधन है ज्योतिष। आप ज्योतिष के अंदर एंटर करो, ज्योतिष में बहुत सारा धन, ऐश्वर्य, नाम, रुपया, पैसा जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। दूसरी तरफ हम आते हैं स्पिरिचुअल। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, दिस इज द ओनली साइंस जिसके पीछे हमने डिवाइन वर्ड लगाया है, अदरवाइज देयर इज नो साइंस जिसके पीछे डिवाइन वर्ड लगाया गया। डिवाइन वर्ड का मतलब ही ये है कि ये हमें फोर्स करती है कि आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के मटेरियल में नहीं जा सकते। ये दोनों एज ए पैकेज आपको मिलेंगे। सिंपल सी बात है, आप किसी का सूर्य कमजोर है, आप उसको बोलते हैं कि आप सूर्य की साधना करिए, आप उसको बोलते हैं कि आप आदित्य हृदय सूत्रम पढ़िए, तो आप क्या बोल रहे हैं उसको? आप उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हर दिन अगर आप 10 लोगों से भी मिलते हैं और उनको 10 तरह के मंत्र देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं। सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर की प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से वो लोग जो खुद को प्योर नहीं रख सकते, अपने कैरेक्टर को, अपनी बुद्धि को, अपने अंदर शुद्धिकरण नहीं लेके आ सकते, दे विल नॉट बिकम गुड एस्ट्रोलॉजर्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट पराशर ऋषि ने बोला है कि आपके अंदर छल कपट भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपके पास हर तरह की कुंडली आएंगी, एक क्रिमिनल की भी कुंडली आएगी, एक नेता की भी कुंडली आएगी, एक धर्मात्मा की भी कुंडली आएगी, एक महात्मा की भी कुंडली आएगी। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है दैट वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल। द मोमेंट यू बिकम जजमेंटल, योर प्योरिटी गोज अवे। आपके अंदर सिर्फ इम्प्योरिटी आ जाती है। आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का कुंडली आएगी जिसके 4 अफेयर चल रहे हैं, यू डोंट हैव टू जज दैट पर्सन। वो उसका टैलेंट है, उसका शुक्र कर रहा है, उसके साथ खेल वो कर रहा है अफेयर। या आपके पास किसी महिला का भी आएगा जिसके 4 अफेयर चल रहे हैं, यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल। ज्योतिषी बनते ही ना, यू हैव टू बिहेव लाइक अ गुरु। गुरु आप अच्छा गुरु कौन है? जो अपने शिष्य में भेदभाव नहीं करते। तो ज्योतिष आपको प्योरिटी सिखाती है।
और प्योरिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअलिटी। तो मैं ही ऋषि पराशर ने बहुत पहले बोल दिया था कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप ज्योतिष नहीं कर सकते। इसीलिए हर हर ज्योतिषी के लिए ये कंपलसरी है कि वो 108 बार गायत्री मंत्र का मतलब गायत्री की सिद्धि जरूर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह उठिए, मॉर्निंग में आप गायत्री मंत्र जरूर करिए। ये साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्योतिष इज अबाउट knowledge of planets, rashis and graha, and Jyotish is also about intuition. If you are not spiritual, if you are not a sadhak, you will never be able to develop intuition. आपने देखा वो कई एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली खोलते देखते बोल देते कि आपकी शादी डिस्टर्ब चल रही है। वो इंट्यूशन है उनका, कुछ प्लैनेट दिखाई दिया, इंट्यूशन से बोला। इंट्यूशन को डेवलप करना पड़ता है। तो आप में से जितने लोग भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आपके साथ दो चीजें आपको मिलेंगी, खूब सारा मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगा और खूब सारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एस्ट्रोलॉजर इज इंटरनल प्योरिटी। तो जब तक आप इंटरनली प्योर नहीं होंगे ना आपको मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगा, ना आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा। जो लोग इस फील्ड में इसलिए उतरे हैं कि हम लोग किसी को रत्न बता देंगे, हमको बहुत फायदा हो जाएगा, या कोई फायदा नहीं। ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो बहुत प्योरिटी से अपना काम नहीं कर रहा, शायद उसकी दुकान बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप कहीं ना कहीं जब आप अलाइनमेंट करते हैं ना प्लैनेट्स का, सपोज आपके पास कोई आया, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास कोई आता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। मेरे पास कोई आता है तो कि मेरे पास धन नहीं है, तो धन किससे आता है आप सब जानते हैं, शुक्र से आता है। शुक्र इज द प्लैनेट फॉर प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, सब धन आता है। शुक्र का मतलब क्या है, शुक्र कहाँ पे होता है, मेल्स में शुक्र होता है शुक्राणु में। योर रिप्रोडक्टिव पार्ट इज वेयर द सीमेन इज, एंड शुक्र इज नथिंग बट शुक्राणु आपकी बॉडी में। बिकॉज तभी तो शुक्र हमारे प्रजनन का कारक है, शुक्र होने से ही तो हमारी संतान उत्पन्न होती है। तो आप, मैंने ये देखा है कि कोई गरीब है या कोई कर्जे से लगा हुआ है, अगर आप उसका अंडरवेयर चेक करेंगे, इफ यू चेक हिज अंडरवेयर, आप देखेंगे उसका अंडरवेयर पुराना, फटा हुआ या छेद वाला होगा। बिकॉज अंडरवेयर इज द क्लॉथ विच इज वेरी नियर टू दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे शुक्र का वास है। तो आपके पास कोई आया, आप उसको सिंपल बोलो, भाई प्लीज चेंज योर अंडरवेयर, स्टार्ट वेयरिंग क्रिस्प न्यू ब्रांडेड अंडरवेयर, योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम विल गो अवे। दिस इज माय चैलेंज। आज आपको मैं एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र देके भेज रहा हूँ। आपके पास कोई भी आता है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप देखना, ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज अंडरवेयर। दिस इज ज्योतिष, इट्स वेरी सिंपल। हमने शुक्र को पकड़ा, हमने देखा शुक्र कहाँ पे है, उसके सराउंडिंग में, मतलब शुक्र अनकंफर्टेबल है, शुक्र एक बदबूदार अंडरवेयर में है, शुक्र एक फटे हुए अंडरवेयर में है। द मोमेंट आप उसका एनवायरमेंट बदल दोगे, शुक्र बोलेगा वेरी गुड, ये लो पैसा, ये लो कर्जा खत्म तुम्हारा, ये लो संतान, ये लो अच्छी बीवी, ये लो सुंदरता, सब कुछ लो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, परफ्यूम लगाओ। अब आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, रहते आप शनि की तरह हो, मंदे हो, आपके घर में गंदगी है, नहीं आएगा शुक्र, वहां पे आएगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको शुक्र चाहिए तो यू नीड टू बी वेरी क्लीन, वेरी फ्रेग्रेंट। आपको आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए, आपकी शर्ट फटी हुई हो लेकिन साफ हो। शुक्र को क्या पसंद है, सफाई पसंद है। तो शुक्र नीड्स cleanliness, you have to behave like Shukra. So this is what I'm trying to say is that if you have pure intention as an astrologer, आप किसी को रेमेडी बताओ, आपको लंबी चौड़ी रेमेडीज की जरूरत नहीं है। मैंने किया है ऐसा और उसका फल मिला है। मतलब आई मेट अ बस कंडक्टर, वो टिकट काटते काटते मतलब उन्होंने मुझे अपनी कंडीशन बताई और मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला हाँ सर अंडरवेयर की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा चेंज करो इससे, शुक्रवार के दिन 6 नए अंडरवियर पहनो, देखो क्या होता है। एंड ही कॉल्ड मी बैक आफ्टर 3 months, उनकी कंडीशन सुधर गई थी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई बहुत तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत सिंपल साधारण तरीके से आपको रेमेडी बनाना सिखा रहा हूँ। और ऐसे ही हम सिंपल 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 रेमेडी किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। बट हम भगवान नहीं है, आपको अहंकार नहीं करना है। कई बार आपकी रेमेडी
होगी, कई बार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको ये देखना है कि सामने वाले की पात्रता कैसी है। हो सकता है उसका कार्मिक डेट इतना ज्यादा हो कि उसके ऊपर कोई रेमेडी काम ही नहीं कर रही। तो किसी किसी के मतलब लग्न में इतना मतलब इतना केमिकल लोचा कुंडली में होता है ना कि आप लाख ट्राई करो, उससे रेमेडी काम नहीं करती। तो ऐसे लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा ओम विष्णुआय नमः, मतलब आपका कल्याण सीधे विष्णु ही करेंगे, हमारे बस की बात नहीं। तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज डेस्टिनी ऑफ पीपल, वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपने आप को खुदा मत समझो, आप अपने आप को भगवान मत समझो। भगवान का दर्जा भगवान को रहने दो। यू आर जस्ट अ पोस्टमैन। आपको क्या आता है? आपको प्लैनेट्स की भाषा पढ़नी आती है, ये आपकी खूबी है, इसीलिए लोग आपके पास आते हैं। जब एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप को भगवान समझने लगता है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना शादी हो जाएगी, अरे भैया आप अगर ठीक कर सकते हो तो आप खुद का ठीक करो ना। सो हमारा काम है प्लैनेट्स को समझ के उनको अलाइन करना। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो विथ प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम गेटिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इसलिए आएगी बिकॉज यू विल स्टार्ट एज अ स्पिरिचुअल पर्सन। बिना गायत्री किए हुए आप साध ही नहीं सकते ज्योतिष को। भाई ये ज्योति कहाँ से आ रही है? सूर्य से। ओनली ल्यूमिनस बॉडी इज सन। और अगर मैं सन की ही उपासना नहीं कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कहाँ से आएगी? तो आप कुछ भी मत करो, सुबह 5 बजे उठ के सन की रेस को ग्रहण करो। दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर। तो हम क्या करते हैं? बहुत पढ़ाई करने लग जाते हैं, बहुत से वीडियोस देखने लग जाते हैं, बट अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं करते। The first step of becoming an astrologer is start doing Gayatri, start doing sadhana of sun. जहां से लाइट आ रही है, जिस लाइट को आप स्टडी कर रहे हो उसकी साधना शुरू करो। दूसरा, मुझे चैट में लिख के बताइए, आप में से कौन लोग रिच बनना चाहते हैं? ऐसी कौन है जो आप लोग रिच बनना चाहते हैं? आई थिंक सब लोग बनना चाहते हैं। I'll answer. क्वेश्चन ही आपने ऐसा पूछा है कि पैसा किसको बुरा लगता है, हाँ, मतलब ऐसा कोई विरला ही होगा, अंबानी भी बोलेगा कि मुझे पैसा और चाहिए। बिल्कुल। तो और आप में से सुपर रिच कौन कौन बनना चाहते हैं? Who wants to be super super rich? अब इसमें ना एक टेंजेंट ये I है think everybody. सर कि 40 साल की उम्र में हम रिच से सुपर रिच या नॉर्मल से रिच या सुपर रिच बन सकते हैं क्या? मतलब एक क्वेश्चन वो है इसमें बस। पहले हमें ये समझना होगा कि रिच की डेफिनेशन क्या होती है। सोक्रेट्स एक बहुत महान दार्शनिक थे, उन्होंने बोला बिफोर गोइंग इनटू अ स्टेटमेंट वी नीड टू डिफाइन थिंग्स। तो रिच की डेफिनेशन क्या है? मैं आपको रिच की डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ, ओम जी ने लिखा है वांट टू मेक लाइक कुबेर। वेरी गुड ओम जी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हु इज रिच इन दिस वर्ल्ड? आपको क्या लगता है रिच कौन है? मुकेश अंबानी रिच है या सुपर रिच है? क्या लगता है आपको, कौन है मुकेश अंबानी? सुपर रिच तो है ही, मतलब पैसा की तो मैं आपको बताता हूँ, अब आपको डेफिनेशन में चेंज करता हूँ। He is going to take you in another world of richness. Just listen. I got his point. रिच वो है जो अपनी मर्जी का काम कर सके। रिच वो व्यक्ति है जिसको जो करने का मन कर रहा है वो कर सके। आप एग्री करते हो उस डेफिनेशन से? आपकी कंपनी का जो सीईओ है वो बहुत रिच आदमी नहीं है, बिकॉज वो गुलाम है टाइम का। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। उसकी बेटी उसको बोलती है पापा मुझे मॉल लेके चलो, वो बोला बेटा मेरे एक जूम कॉल है, आई हैव टू गेट इनटू अ मीटिंग। नो, ही इज नॉट रिच। रिच वो बंदा है जिसका जो मन करे जब मन करे वो कर ले। ही इज अ रिच पर्सन। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज सुपर रिच? सुपर रिच एक आगे लेवल की चीज है। सुपर रिच कौन है? जो जिस काम को नहीं करना चाहता उसको ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं पेंटिंग करता हूँ तो मैं रिच तो हो गया, लेकिन पेंटिंग के अलावा मुझे कहीं पे जॉब भी करनी पड़ती है। जिस दिन मैं सिर्फ पेंटिंग करूंगा और जॉब को ना कर दूंगा ना, मैं सुपर रिच हो जाऊंगा। एब्सोल्युटली बिंगो राइट। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि दुनिया में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में वो पावर है जो आपको रिच और सुपर रिच बना सकती है। आप सब लोग
रिच हैं बिकॉज आपने अपने दिल की बात को सुना और आप आज इस वेबिनार में हैं। Yes. आप सब रिच बन गए बिकॉज टुडे यू हैड 50,000 ऑप्शंस फॉर स्पेंडिंग योर इवनिंग, but today you chose astrology. And out of astrology, next level is ये एस्ट्रोलॉजी आपको इतना मटेरियल हैप्पीनेस दे देगी कि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपनी नौकरी को ना कर सकें, आप अपनी कमिटमेंट्स को ना कर सकें, यू कैन स्पेंड योर एंटायर लाइफ बीइंग अ सुपर रिच पर्सन। I would request please Rahul ji, please mute yourself. Rahul ji, please mute yourself. Sir, please continue. I think background noise is over. राहुल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें परमिशन दिया। थैंक यू राहुल जी। सो आप इस चीज को ये मत समझो कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सिर्फ एक हॉबी नहीं है, एक कॉर्नर में जाके पढ़ने वाली चीज नहीं है, या एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने शुरू किया, अच्छा ठीक है थोड़ा स्पेशल फील हो रहा है 4 लोगों के बीच में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी आपको वो पावर देती है कि आपको रिच बना देगी, आपको सुपर रिच बना देगी, आपको इंडिपेंडेंट बना देगी। तो आप में से जितने लोग भी 10% ये सोच रहे हैं ना कि कैन आई टेक एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर, मैं आपको बता रहा हूँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। व्हाई इट इज बेस्ट चॉइस? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल it will change you as a human being. आप में से जितने लोग अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, if you can become a good human being, that is the first condition of becoming a good astrologer. तो इस प्रोसेस में from becoming a non-astrologer to astrologer, you will become a great human being. तो अगर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में आपको कुंडली पढ़नी नहीं आती कोई बात नहीं, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको जीवन में अच्छा इंसान बनना ही एस्ट्रोलॉजी सिखाती। तो अभी तक हमारा टेक अवे क्या रहा कि दिस एस्ट्रोलॉजी हैज द पावर टू गिव यू मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, एंड सेकेंडली दिस एस्ट्रोलॉजी हैज द पावर टू गिव यू टू मेक यू रिच एंड टू मेक यू सुपर रिच। विशाल जी का प्रश्न। हाँ जी विशाल जी बताएं। सर नमस्कार। अभी आपने बोला कि you make it as a profession. Profession means to join this जो astrology as a business and लक्ष्मी जी के साथ में इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो what I have learned through from many sources, यदि आपने इसको लक्ष्मी जी के साथ में जोड़ा rather सरस्वती जी, तो that will not be so fruitful in your life. ऐसा कुछ है क्या? गोस्वामी जी, मैंने ना ऐसा बोला कि इसको लक्ष्मी जी के साथ जोड़ दिया, ना मैंने ऐसा बोला कि सरस्वती जी के साथ नहीं जोड़ा। मैंने बोला इट विल गिव यू बोथ मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो मैं तो सरस्वती जी के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। देखिए, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप जब खाली लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं तो लक्ष्मी जी की सवारी कौन है? उल्लू। सब जानते हैं ना। जब आपके पास बहुत पैसा आता है ना तो साथ में उल्लू भी आता है। उल्लू कैसा जानवर है? आपके दिमाग को खराब कर देता है। तो जब बहुत आदमी पैसे वाला होता है तो आप देखेंगे उसके अंदर व्यसन आ जाती है, वो शराब भी पिएगा, वो हर तरह के व्यसन में जाता है। इसीलिए डोंट रन बिहाइंड लक्ष्मी, रन बिहाइंड हूम? विष्णु। जब आप विष्णु के पीछे भागते हैं ना तो आपके पास लक्ष्मी जी तो आएंगे, बिकॉज विष्णु जी अकेले कहीं नहीं जाते। विष्णु जी भी अपनी पत्नी से घबराते हैं जैसे हम सब घबराते हैं। तो विष्णु जी की मजबूरी है लक्ष्मी जी को साथ में लेके जाना। लेकिन जब विष्णु जी की प्रार्थना के बाद लक्ष्मी जी आती है तो साथ में उल्लू नहीं आता, साथ में गरुड़ आता है। तो आपको उस लक्ष्मी की रिस्पेक्ट करनी भी आती है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप स्पिरिचुअल बनिए। That's what I want to convey. जब आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे ना तो मटेरियल हैप्पीनेस तो दुनिया भर का पड़ेगा आपके पास, गिनते गिनते थक जाएंगे आप। तो शॉर्टकट मत कीजिए, पहले आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और उससे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। मैंने पहले चीज क्या बोली कि आप जजमेंटल मत बनिए, आपके पास हर तरह की कुंडली आएगी। हाँ जी सिंह साहब बताएं। सर एक पॉइंट जो आपने बोला ना बहुत सही बोला, मतलब मैं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कुछ नेगलेक्ट करने वाली बात है। बट एक पॉइंट ये था कि जो आपने बोला ना सुपर रिच बनने के लिए आपको जो करना है आप वो करें, और जो आपको नहीं करना, एग्जांपल जॉब या जो आपको करने का मन छोड़ दें।
लेकिन वो जो छोड़ने वाला पीस है वो तभी पॉसिबल है जब यू हैव enough money to manage your family expenses, you know. तो वो जो भी हो, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, बट माय पॉइंट इज दैट कैन बी टेकन केयर फर्स्ट, बिकॉज हम सब जॉब में, ऐसे आप एमएनसी में, मैं भी एमएनसी में काम कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में कुछ लर्न करने की, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट पॉइंट इज अगेन कि अगर आज आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है तो क्या आप एमएनसी की जॉब छोड़ सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ, great, then you can, you know, pursue your dreams and, you know, start working full time for astrology. If no, then there are constraints where it is not letting you go for astrology. तो वो वाला पीस जो आप बता रहे थे ना, वो कैसे अचीव करें? मतलब वो अचीव करने के लिए या तो आप प्रार्थना कर सकते हो, या आप ऐसा कुछ सेकेंडरी बिजनेस या इनकम। मैं आपका प्रश्न समझ गया। ये रातों रात नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे पास कोई ऐसी मैजिकल दवा नहीं है, तो मैं खुद ही खा लेता वो दवा और मैं रातों रात बहुत रिच हो जाता। एस्ट्रोलॉजी आसानी से सीखी नहीं जाती, ये आपको रगड़ेगी, बहुत अच्छे से रगड़ेगी। कोई भी ये क्लेम करता हो ना, बहुत से लोग दुनिया में बैठे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आसान भाषा में समझें, ऐसे समझें, वैसे समझें, हम ऐसे समझा देंगे, हम आपको, कुछ नहीं होता ऐसा, नथिंग। मैं आपको सारा ज्ञान दे रहा हूँ और मैं ही आपसे झूठ बोलूँ, ये बिल्कुल गलत है। राइट। मेरे को कान के नीचे पराशर ऋषि 3 साल मारेंगे मेरे को कि क्या कर रहा भाई, मैं आपकी से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। राइट। इट विल टेक टाइम, the freedom that you are talking about, it will take time, it is not going to come in a day. But one thing I'd like to tell you, आपको मेहनत करनी है, बट प्रॉब्लम है कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। कुबेर का खजाना ईस्ट डायरेक्शन में, किसी ने ऐसे बोल दिया और आपने ईस्ट में चलना शुरू कर दिया, आप कहाँ पहुंचोगे पता नहीं, कुबेर का खजाना कहाँ। लेकिन किसी ने ये बोला कि कुबेर का खजाना ईस्ट में है और भूटान के पास है, तो आपको मिल गया ना कि मुझे भूटान की तरफ जाना है, वहां मिलेगा खजाना। ईस्ट तो बहुत बड़ा है, यूरोपियन हमें भी ईस्ट वाला ही समझते हैं, है ना। तो हमें मेहनत करनी है, बट कई बार क्या होता है ना, मेहनत की डायरेक्शन सही नहीं होती। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड मतलब चले जा रहे हैं बिना डायरेक्शन के, वेलोसिटी में डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो एज ए गुरु मेरे को भी शुरू में डायरेक्शन ही नहीं समझ में आती थी। मैं कई गुरुओं से पढ़ा, कभी कोई अष्टक पढ़ा रहा है, कभी कोई नवमांश पढ़ा रहा है, कभी कोई दशमांश पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या 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 पढ़ा रहे हैं वो। बट जब मेरे को सही डायरेक्शन मिली ना, तो मेरे को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने। तो द प्रॉब्लम इज कि वी लैक डायरेक्शन, और डायरेक्शन देना ही मतलब एक अच्छे गुरु का काम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेके चलते। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम? लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है जी, क्लियर है? थोड़ा सा अब हम एक्चुअल ज्योतिष में घुसते हैं। राइट, विद यू, प्लीज कैरी ऑन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद एवरीवन। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है, दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना ईश्वर? ये बहुत इंपॉर्टेंट ईश्वर है ज्योतिष के लिए। छोटी सी इनकी इंटेलिजेंस के बारे में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब महाभारत लिखी जा रही थी, तो आप सब जानते हैं महाभारत वेद व्यास ने लिखी, करेक्ट? तो क्या हुआ कि वेद व्यास ने जब ऐसा सोचा कि मैं महाभारत लिखूं, तो इन्होंने बोला कि वेद व्यास ने सोचा, महाभारत वेद व्यास ने नहीं लिखी है, महाभारत गणेश जी ने लिखी है। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, इस पे आ रहा हूँ। तो जब वेद व्यास ने ये सोचा कि महाभारत लिखा जाए, तो उन्होंने सोचा कि महाभारत सोचना और महाभारत लिखना ये दोनों उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि किसी देवता को इस काम के लिए बुलाया जाए। तो उन्होंने शिव जी से आह्वान किया कि आप किसी को आदेश करें जो आके महाभारत लिखना शुरू करे। तो गणेश जी वहां पे खेल रहे थे ऐसी मस्ती में, तो शिव जी ने कहा क्या कर रहे हो? गणेश जी ने बोला कुछ नहीं।
तो बोला जाओ जरा वेद व्यास जी को हेल्प करनी है, नीचे जाके उनको महाभारत लिखो। अब गणेश जी को आप देखते हैं, गणेश जी मस्त मतलब हैप्पीनेस के देखता है, और थोड़े से फिटनेस आप देख ही रहे हैं गणेश जी की, तो उनको ज्यादा काम वाम करना पसंद नहीं, क्योंकि बुद्धि लगाना उनको अच्छा लगता है, फिजिकल एफर्ट्स उनको पसंद नहीं। तो गणेश जी ने बोला कि मैं लिखूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वेद व्यास ने कहा कि हाँ, ये अब कुछ पॉइंट ऐसा डालेंगे जिससे कि इनको ना लिखना पड़े। तो गणेश जी ने बोला कि मैं लगातार बैठे बैठे मतलब एक बैठे में स्टार्ट करूंगा लिखना, और मैं महाभारत खत्म करके उठूंगा, लेकिन अगर बीच में तुम उठ गए तो मैं चला जाऊंगा। अब वेद व्यास जी हैं मनुष्य ऋषि, और गणेश जी हैं देवता, तो देवताओं के पास तो दुनिया भर की पावर्स हैं, वेद व्यास के पास पावर नहीं थी। तो वेद व्यास भी इतने इंटेलिजेंट थे। आप देखिए दो इंटेलिजेंट लोगों की मतलब किस तरह से वार्तालाप हो रहा है। वेद व्यास ने कहा कि ठीक है गणेश जी महाराज, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो वेद व्यास ने कहा कि शर्त ये है कि मैं जो भी श्लोक बोलूंगा वो आप समझ के लिखेंगे। तो गणेश जी ने बोला कि ये ऐसा कौन सा श्लोक बोल लेगा जो मेरी समझ में नहीं आएगा। तो दोनों ने एक्सेप्ट किया और दोनों ने महाभारत लिखनी शुरू करी। तो आप सब जानते हैं कि महाभारत लिखना शुरू किया तो पेन टूट गया, फिर दूसरा पेन बनाया गया, वो भी टूट गया। फिर गणेश जी ने कहा कि छोड़ो यार, ये बार बार पेन टूट रहा है, तो उन्होंने अपना दांत ही तोड़ के लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, जिस शोज की कितने डेडिकेटेड हैं। अब क्या हुआ कि काफी दिन बीत गए, तो गणेश जो वेद व्यास जी थे उनको भाई, अब मनुष्य अगर नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं, या शौच आदि नहीं करेगा तो उसको तकलीफ होगी। तो वेद व्यास जी के अंदर ये तकलीफ शुरू हो गई। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि उनको अब ब्रेक चाहिए था। तो वेद व्यास जी ने एक श्लोक मारा। अब उस श्लोक के 3 मीनिंग निकल रहे थे। तो वेद व्यास ने जब श्लोक मारा तो थोड़ी देर के लिए गणेश जी ने बोला कि वेद व्यास जी, ये श्लोक एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए। तो जितनी देर में गणेश जी ने वो श्लोक समझा, उतनी देर में वेद व्यास नदी, सरस्वती नदी के किनारे जाके अपना नहाया, फ्रेश होके वापस आ गए। तो ऐसे गणेश जी लिखते रहे, वेद व्यास जी बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, और अल्टीमेटली महाभारत पूरी हुई। तो हमारे ज्योतिष में भी, मैं इन देवता की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली आपको निरंतरता चाहिए। आप बिना निरंतरता के मतलब बिना इनके आशीर्वाद के आप ये ज्योतिष विद्या नहीं सीख सकते। तो आप कहीं ना कहीं जैसे गायत्री की उपासना है, वैसे आप गणेश की उपासना भी स्टार्ट करो। बिकॉज आप देखिए, इनके अंदर बॉडी किसी की और धड़ किसी का। आपको एक ब्रेन की आवश्यकता है। आप जो ब्रेन लेके पैदा हुए हैं ना, उस ब्रेन के ऊपर भी ईश्वर का हाथ चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि गणेश जी की तरह आपको निरंतर होना है, आपको इंटेलिजेंट होना है कि आप महाभारत की रचना कर सके। ज्योतिष किसी महाभारत से कम नहीं है, और हमको वेद व्यास और गणेश दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, कहानियां तो बीच बीच में चलती रहेंगी। तो ये हमने समझ लिया है कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो स्टार्स और प्लैनेट की भाषा है, उसको लॉजिकली समझने को हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है ना, सही शब्द नहीं है। एस्ट्रोलॉजी मे नॉट बी द राइट ट्रांसलेशन ऑफ ज्योतिष, बिकॉज ज्योति में हम जो बात करते हैं, आप अगर पराशर की किताब पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए पराशर की एक्यूरेसी कितनी है। वो लिखते हैं कि व्हेन यू लुक एट द नाइट स्काई, उन्होंने ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा है नाइट स्काई। वो लिखने को सिर्फ स्काई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ही इज सो मच एक्यूरेट इन हिज वर्डिंग, मतलब उन्होंने एक एक शब्द इतने चूज करके लिखा है। क्योंकि नाइट स्काई और डे स्काई में डिफरेंस क्या है, जब आप दिन में देखते हैं तो आपको सिर्फ सूर्य दिखाई देता है, करेक्ट, और जब आप रात में देखते हैं तो आपको बाकी के प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। तो जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की स्टार्टिंग की तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, आप नाइट स्काई की तरफ देखो। आज भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में 5 प्लैनेट्स आपको एक साथ दिखाई देंगे स्काई में। दिख रहे थे वो पीछे, दिख रहे थे मैंने। और उसके पहले आपने देखा था जनवरी एंड में आपको शुक्र और जुपिटर ये बिल्कुल साथ साथ आपको आसमान में दिख रहे थे। तो पहला आपका होमवर्क ये है कि आप में से जो भी एस्पिरेंट्स है ना एस्ट्रोलॉजी के, आप ज्योति और ईश, ज्योति को देखना शुरू करो। ज्योति कहाँ दिखेगी? स्टार्ट ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई।
आप 15 दिन नाइट स्काई को ऑब्जर्व करो, आप मून की प्लेसमेंट देखो, आप वीनस की प्लेसमेंट देखो, एंड सी हाउ दे आर मूविंग, हाउ द मून इज चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड इट्स साइज। आपका रात के स्काई में जाके स्टार्स को, प्लैनेट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ऊपर स्काई से कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं जाएगा। आप देखोगे, आप एक कुंडली बनाओगे ना, बेसिकली कुंडली क्या है? कुंडली इस समय जब बच्चा पैदा हुआ ना, उस समय स्काई में कौन से प्लैनेट कहाँ पे थे, उसी का पेपर के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है। राइट। But it is just not a paper representation. It is very, very accurately mirrored in the sky. स्काई में वो चीज पहले घटना घटी है, इसके बाद हमने उसे पेपर में डाला। इतनी एक्यूरेट साइंस है। जिस दिन वीनस और जुपिटर एक साथ थे ना, अगर आप उस दिन की कुंडली बनाते ना, तो वीनस और जुपिटर एक ही घर में, एक ही राशि में मिलते हैं। राइट। मैंने ऐसा किया और बहुत लोगों ने ऐसा किया। तो इसकी डिविनिटी पे और इसके लॉजिकल उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है? जानते हैं आप लोग? आपने कभी सोचा कि ये क्या है, मतलब कि संडे के बाद मंडे, संडे के बाद थर्सडे क्यों नहीं आता? या वेडनेसडे के बाद ही थर्सडे क्यों आता है? सीधा फ्राइडे क्यों नहीं आ जाता? कुछ तिथि का कुछ लॉजिक था, मतलब सिक्वेंशियल कुछ लॉजिक था, वो ऐसे याद तो नहीं है, पता नहीं। चलिए, लेट्स डू दिस मैजिक। करते हैं। आप लोग के पास पेन पेपर है? सबके पास? ठीक है। थोड़ा लॉट से होता है शायद। हाँ, और लॉर्ड से होता है, राइट। लेकिन करते हैं ना, सब लोग करके देखते हैं। आप लोग लिखिए। अब आपको एक मैजिक दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी का, कितना लॉजिकल है हमारा एस्ट्रोलॉजी। हमें लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर्स बनना है, हमें ऐसी फेंकू एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना। अरे आपको देख के तो ऐसा लग रहा है। चलिए जी, ये वर्ड वाली शीट दिख रही है सबको? नहीं सर, पीपीटी दिख रहा है। चलिए जी, सबसे स्लो दिख रहा है वर्ड का सबको स्क्रीन? जी। ठीक है, ओके। सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट कौन सा है? आप चैट पे लिख सकते हैं। सैटर्न। सैटर्न, वेरी गुड। तो ये हमने लिख दिया सैटर्न, ठीक है। आप अपनी नोटबुक्स में लिख दीजिए सैटर्न। सैटर्न के बाद उससे थोड़ा सा फास्ट प्लैनेट कौन सा है? शुक्र। नहीं, सोचिए सोचिए। जुपिटर। वेरी गुड। मार्स। कौन बोल रहा है? जुपिटर मार्स। जुपिटर मार्स। जुपिटर, वेरी गुड। जिसने जुपिटर जुपिटर। बोला, आप हाँ अपना जी। नाम बताइए। मेघा। खुशबू, मेघा जी के लिए चॉकलेट। ओके। जुपिटर के बाद फास्ट प्लैनेट कौन सा है? मार्स। वेरी गुड। किसने बोला मार्स? मेघा जी, फिर आपने बोला? विजय। विजय जी, थैंक यू विजय जी। I'll send a chocolate to US. The courier will be very expensive, but still I'll do so. Okay. Mars के बाद which is the next planet? मर्क्यूरी। No. सन। विनस। सन। Sun, very good. सन दीपाली जी सन ने, सन। I think दीपाली जी ने बोला sun. सन। हाँ जी सर, मेघा हाँ जी। जी। Very good, दीपाली जी। इतना इंटेलिजेंट लोग हैं, आपको जरूरत ही नहीं। सन के बाद? देन वीनस। सन के बाद वीनस, वेरी गुड, वीनस। उसके बाद? देन मर्क्यूरी। मर्करी। मर्करी। मरकरी। मर्करी। देन मून। Then moon, perfect. हो गया हमारे 7 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है जी। ओके, अब आप लोग क्या करिए, ये सन दिख रहा है आपको? सन हमारी आत्मा है, सन हमारे सोलर सिस्टम का राजा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सन से, ठीक है। सन हमारा पहला है। अब आप सब लोग काउंट करना शुरू करिए, सन को 1 मानिए और आप गिनना शुरू करिए 24 तक। सन पहला दिन हो गया, ठीक है। अब सन से आप काउंट करना शुरू करिए। सन, सन ऐसे काउंट करना है, सन, फिर वीनस, फिर मर्क्यूरी, फिर मून। एक मिनट में आपको एनिमेट कर देता हूं ताकि आपको दिखे। सन 1 2 3 4 एंड देन यू कम टू सैटर्न।
5 6 7 8 8 पे सन दोबारा आना चाहिए। आ रहा है आप सबको? ये सब नो? यस सर, आ रहे हैं। ओके। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 कहाँ पे आया? मरकरी पे आया सर, उसके बाद मरकरी पे। उसके बाद क्या आता है मरकरी के बाद? मून, तो सन के बाद कौन सा दिन आ गया? मंडे। मंडे। अब आप मून से गिनिए 24। गिनिए फटाफट। चौबीस गिनिए 24। मार्स है। वेरी गुड। किसने बोला मार्स? वेरी गुड। अब मार्स से गिनिए, दोबारा स्टार्ट करिए मार्स से गिनना। वीनस है। मार्स के बाद मरकरी मरकरी। आएगा सर। यस मरकरी के बाद क्या आया देखिए। तो मान लेते हैं कि पराशर जी ने ये जो दिन का काउंटिंग किया बिल्कुल सही किया है। जुपिटर। चलिए जुपिटर के बाद And then Venus, देन वीनस। वेरी गुड। and then Saturn, सैटर्न, and then again Sun. देन अगेन सन। वेरी गुड। कुछ पराशर ऋषि से थोड़ा प्यार हुआ कि नहीं हुआ? बचपन से लेकर हमारा मतलब हम लोग, कुछ लोग मिड एज में हैं, कुछ लोग 20s में हैं, कुछ लोग 30s में हैं, कुछ लोग 50s में हैं। हम बस अंधे में संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे बोलते रहे, बट हमें आज तक नहीं पता लगा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है। चंद्रमा ने क्या बिगाड़ा कि सूर्य के बाद आना पड़ रहा है उसको? फिर मंगल चंद्रमा के बाद क्यों आया? आज आपने समझा कि कितना लॉजिकल है ये, और इसको पूरी दुनिया ने कॉपी कर। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, संडे के बाद मंडे ही आता है, बट उनसे पूछो कि आपको मालूम है संडे के बाद मंडे क्यों आता है? बस करने लग जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा उनको, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, दे डोंट नो अबाउट पराशर ऋषि, दे डोंट नो अबाउट इंडिया। दिस इज वन ऑफ अ वेरी स्मॉल मैजिक, बहुत स्मॉल लॉजिकल मैजिक है ये, कोई भी कर सकता है इसको। और मैं चाहता हूं कि आज आप जाके अपने बच्चों से भी सवाल पूछो, और बच्चों ने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा कि सैटर्न इज स्लोएस्ट, देन जुपिटर, देन मार्स, स्पीड। इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम, हम प्लूटो को नहीं मानते थे, तो साइंस ने भी धीरे से प्लूटो को सरका दिया कि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। पराशर ऋषि ने प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना, साइंस ने भी हटा दिया। अभी कुछ दिनों में यूरेनस और नेपच्यून का भी नंबर आ जाएगा, और शायद कुछ दिनों में चंद्रमा को भी प्लैनेट मानने लगे। सो साइंस इज इवॉल्विंग। हमारे ऋषियों ने शायद बहुत आगे का पहले ही देख लिया है। So this is the logic that I'm talking about. So astrology को अंधविश्वास की तरह नहीं सीखना. You have to learn astrology in the sense of astrology, in the sense of highest logical divine science. मजा आया आप लोगों को कि नहीं आया? जिन लोगों को नहीं मालूम था। यस सर। वेरी गुड। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ये आनंद लेना। आज बहुत से लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी, और बच्चे हंसेंगे भी कि क्या है ये, मतलब मम्मी को संडे मंडे पता लग गया तो शी इज सो हैप्पी। बट आप देखो इसके पीछे कितना लॉजिक है। और ये किसी ने शुरू में बोला था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि दिस इज ऑल अबाउट होरा। बिल्कुल सही है। होरा, हमारा जो होरा है उसी से आवर बना है। जो अंग्रेजी का घंटा है ना, आवर, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम आवर संस्कृत वर्ड होरा। तो सबसे पहले सन का होरा होता है। ये सब आपने होरा को अलाइन कर दिया। सन के बाद मून का होरा, मून के बाद मार्स का होरा, मार्स के बाद मरकरी का होरा। दिस इज व्हाट यू डिड। आपने होरा से दिन बना दिया। ठीक है जी। तो ऐसे मैजिक हम कोशिश करेंगे। आप लोग मतलब यू आर डूइंग द मैजिक, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। आपने काउंटिंग करी, आपने समझा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अपना सारा टाइम ऐसे मैजिक्स में निकल जाएगा। ओके जी। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? यस सर, मुझे एक क्वेश्चन है। बोलिए। कौन सा है?
क्या हाँ, मेरा नाम सौरभ है। हाँ जी बताएं। वैसे इस बीच में मेरा क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा क्या हूँ। एक वेव्स की तरह हमारा माइंड में असर करता है या फिर किस तरह असर करता है? क्या चीज दोबारा बोलिए। मैंने बोला है क्या ये एक वेव्स की तरह असर करता है या फिर किस तरह असर करता है, वही मुझे डाउट है। किस तरह आपके ऊपर असर करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था कि किसने एक बोला था कि प्लैनेट सोच की तरह हमारा माइंड में असर करता है, लेकिन वही मुझे डाउट है किस प्रकार से हमें असर करता है, वो सौर मंडल में जो ग्रह है हमारा दिमाग में किस तरह असर करता है। हमारे पड़ोस में एक भाभी जी थी, उनका बेटा पैदा हुआ, तो पैदा होते ही उन्होंने क्या किया कि उसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी कि इसकी शादी करेंगे। तो अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, उसको थोड़ा बड़ा होने में देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, आपने जो पूछा है। बट इसको अगर अभी आंसर करने लग जाएंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा डिविएट हो जाएंगे। बट इट विल बी आंसर्ड सून। आई विल इन दिस वेबिनार ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स हमारे ऊपर कैसे असर करते हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सौरभ जी। ओके, तो हमने समझ लिया कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, और हमने एक बहुत भयानक लॉजिक समझ लिया कि भाई संडे के बाद मंडे और मंडे के बाद ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो एटलीस्ट आज के दिन वी शुड फील प्राउड अबाउट पराशर ऋषि कि क्या कॉन्सेप्ट दिया है उसका, लॉजिक का। ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स गो टू मेन एस्ट्रोलॉजी। देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स। तो जब आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले पराशर ऋषि क्रिएशन की बात करते हैं, हाउ दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। तो बेसिकली क्रिएशन क्या है, पहले हम समझते हैं कि क्रिएशन क्या है। आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि आप सब लोग ईश्वर के इनकारनेशन है? आप लोग सब लोग ईश्वर के रूप, ये सब मानते हैं या कोई? Everyone. Everyone, very good. We all are incarnation of God. इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कभी भी डिप्रेशन होना कि मैं कुछ नहीं हूँ, या मेरे को कुछ नहीं आता है, या मैं दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ, या मैं संसार का सबसे बुरा आदमी हूँ, you should never think like that, because you are incarnation of Lord Vishnu direct. You are the most beautiful incarnation of God. So whenever you feel low now, start thinking that I am, you know who I am? I am direct incarnation of Lord Vishnu. I should never feel depressed. I should never feel negative. Because मेरा बाप कौन है? मेरी पृथ्वी वाले बाप की बात नहीं कर रहा मैं, जो ऊपर बैठा बात है, स्वयं विष्णु हमारे पिता हैं। हमारे अंदर जीव आत्मा का अंश है, जीव आत्मा अंश और परम आत्मा अंश, इन दोनों अंशों को मिला के हमारी उत्पत्ति होती है। क्या क्या है? जीव आत्मा अंश, अंश का मतलब होता है पोर्शन। आपके अंदर कितना जीव आत्मा का अंश है और कितना परमात्मा का अंश है, इससे डिनोट होता है कि हम इंसान हैं या भगवान है। भगवान और हमारे में फर्क यह है कि उनके अंदर परमात्मा का अंश बहुत ज्यादा है, जीवात्मा का अंश बहुत थोड़ा सा है। हमारे अंदर जीवात्मा का अंश 99.999% है और परमात्मा का अंश 0.0001% है। तो हम पृथ्वी पे जन्म क्यों लेते हैं? आप लोग में से कितने लोग बचपन से ये सवाल पूछ रहे हो कि why we have taken birth in this life? We have taken birth in this life to increase our परमात्मा अंश। आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है ना, उस अंश को आपको बढ़ाना है। जब वो अंश एक सर्टेन लिमिट पे पहुंच जाता है ना, फिर आपको इस पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं। तो हर व्यक्ति मैक्सिमम जीवात्मा लेके पैदा होता है, जीवात्मा का अंश लेके पैदा होता है, और थोड़ा सा पोर्शन परमात्मा का अंश होता है। हमारे अंदर परमात्मा का अंश थोड़ा ज्यादा है, मे बी एक
एनिमल के अंदर परमात्मा का अंश और भी कम है। तो हमें ये लाइफ इसलिए दिया गया है कि आप अपने परमात्मा के अंश का इंक्रीज करो, और इतना इंक्रीज करो कि फिर आपको इस चक्कर में आने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम लोग भी इनकारनेशन है और भगवान भी उनके इनकारनेशन है। तो आप में से जो भी ये सोचता है कि वो स्पेशल नहीं है, मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत स्पेशल हो। आप लोग को पता नहीं कि आप कितने स्पेशल है। और उन लाखों करोड़ों, मतलब वी आर आई थिंक 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया और 1.35, आई डोंट नो, समबडी कैन करेक्ट मी। बहुत 134 करोड़ हो गए शायद हम लोग, या 140 करोड़ हो गए, जो भी है। मैं इतना जानता हूँ कि चाइना से आगे बढ़े। तो 140 करोड़ लोगों में से जो कि स्पेशल है, जो कि डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है, उसमें से हम लोग वो स्पेशल लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। तो हम ये समझ लें कि हर कोई विष्णु का अवतार है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश बहुत कम है और जीवात्मा का अंश बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए हम किसी से लड़ाई करते हैं, इसीलिए हम किसी को गलत बोलते हैं। और इनके बीच में कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं महात्मा। जीवात्मा परमात्मा के बीच में एक कैटेगरी आती है महात्मा अंश। तो आज इस पृथ्वी पे आपको कुछ अच्छे जेन्युइन संत मिल जाते हैं, उनके अंदर परमात्मा का अंश थोड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए एक मिडिल ऑर्डर में आ गए जिसको बोलते हैं महात्मा। बीच में मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा। तो हमारी जर्नी ज्योतिष से जीवात्मा से स्टार्ट होके हम परमात्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ज्योतिष से आसान मतलब सिस्टम कोई नहीं है जिससे कि आपका परमात्मा अंश बढ़ सके। ठीक है जी। अब क्रिएशन किसको कहते हैं? जब मैं बोलता हूँ कि आपका क्रिएशन हुआ, तो आपका क्रिएशन कैसे हुआ? आपके अंदर क्या है? आप सब जानते हैं कि आप लोग पंच तत्वों से मिलके बने हैं, करेक्ट? ये सब लोग आप Yes, चैट में लिख sir. सकते हैं। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी ऑल, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? सॉरी। It's very interesting, very ओके, interesting. वेरी गुड। तो आप सब लोग ना 5 चीजों से मिलके बने हैं। क्या है वो 5 चीजें? कौन बताएगा? किसको चाहिए चॉकलेट? अग्नि, वायु, जल, वायु, yes, पृथ्वी, जल, yes. वेरी गुड। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, और क्या रह गया? ईथर। ईथर तो आकाश हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अग्नि, अग्नि क्षिति जल पावक गगन समीर। समीरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम इन 5 तत्वों से मिलके बने हैं, और इन 5 तत्वों के ऊपर क्या डाला गया? 3 गुण डाले गए। क्या गुण है वो? सत्वगुण, रजगुण और तमस रजो, गुण। सत्व, तमस। मैं I can't tell you how happy I am because you already are very knowledgeable people. You just need small direction. थोड़ा सा ऐसे सर के ऊपर हल्का सा, अरे इधर क्यों जा रहे हो, इधर जाओ, बस यही करना है। बिकॉज जिसको गुण पता है ना, और जिसको तत्व पता है, वो तो ऐसा खेलेगा ना एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि होता क्या है, हम प्लैनेट के तत्व का इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें समझ में ही नहीं आता कि शनि है तो शनि डिसअपॉइंट करेगा। अरे भैया, उससे पहले शनि का तत्व पकड़ लोगे ना कि शनि किस तत्व का है, आप ठकाठक प्रेडिक्शन देने लगोगे। रेलगाड़ी से तेज, जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती है ना, उससे तेज प्रेडिक्शन दे दोगे अगर आप प्लैनेट का तत्व पकड़ लोगे। तो कोई भी क्रिएशन कैसे हुआ है? 5 तत्व और 3 गुण, इनको जब मिलाया गया तो ब्रह्मा जी ने क्या काम करते हैं? ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं। ऐसे मिट्टी उठाते हैं, 5 तत्व डालते हैं, 3 गुण डालते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और फेंक देते हैं संसार में, जाओ। और हमारे जैसे सोनिया जी जैसे, मीनू जी जैसे, सौरभ जी जैसे, अमित जी जैसे, खुशबू जी जैसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं पृथ्वी पे। फिर शिव जी आते हैं। शिव जी का काम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। शिव जी कहते हैं ओ ये पीस सही नहीं बना, शिव जी कहते हैं डिस्ट्रक्ट, खत्म करो, शिव जी खत्म। ब्रह्मा जी प्रोडक्शन, शिव जी क्वालिटी कंट्रोल, पसंद नहीं आए खत्म करो, है ना। शिव जी डिस्ट्रक्शन के देवता, ब्रह्मा जी क्रिएशन के देवता। ठीक है। ब्रह्मा जी के भी इनकारनेशन। ब्रह्मा जी के इनकारनेशन कौन है?
सारे ब्रह्म ऋषि जो आप देखते हो ना, सप्त ऋषि, हमारे जो 7 ऋषि हैं, ये सब ब्रह्मा जी के इनकारनेशन। दक्ष प्रजापति, ये ब्रह्मा जी के इनकारनेशन। ठीक है, इन पे हम अभी नहीं जाएंगे। और शिव जी का इनकारनेशन क्या है? शिव जी रुद्र रूप में आते हैं, जैसे हनुमान, ये शिव जी का इनकारनेशन। हनुमान अथर्व वेद के ज्ञाता हैं। तो शिव जी कई रूपों में है। शिव जी का एक रूप हम बोलते हैं नटराज, शिव जी का इनकारनेशन है। शिव जी से हमें म्यूजिक सीखने को मिलता है, शिव जी से हमें लैंग्वेज सीखने को मिलती है। शिव जी हमें जो देव संस्कृति है ना, जो मतलब आदि संस्कृत है, जो लैंग्वेज, वो शिव जी ने उत्पन्न की। ये शिव जी के इनकारनेशन है, ये ब्रह्मा जी के इनकारनेशन है। बट एक क्रिएटर है, एक डिस्ट्रॉयर है। इन दोनों के बीच में कौन है? बीच में कौन दिख रहा है आपको? विष्णु जी। विष्णु जी। पालन विष्णु जी का करता। क्या काम है? पालन करना। पालन बहुत करता। बढ़िया। बिना पालन करता के न क्रिएटर कुछ कर पाएगा, न डिस्ट्रॉयर कुछ कर पाएगा। इसीलिए सारी कहानी घूम फिर के कहाँ पे आती है? विष्णु जी के ऊपर आती है। और हमारा भी सारा फोकस कहाँ रहेगा? विष्णु जी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम अब विष्णु जी के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विष्णु जी ने कैसे इस संसार की रचना की। ओके, तो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और एक लग्न है। आप सब लग्न जानते हैं? अभी के लिए आप ये Yes, समझ लीजिए कि yes, yes. पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होती है, उसको हम लग्न मानते हैं। सिर्फ इतना समझ लो, लग्न हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, उसको हम लग्न बोलते हैं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। जो पहला घर होता है, उसको हम लग्न बोलते हैं। लग्न मतलब जहां से आपकी उत्पत्ति होती है, जहां से आपका जन्म होता है, आप खुद लग्न हो। एक लग्न और 9 प्लैनेट्स, कितने हुए टोटल? 10। विष्णु जी के 10 अवतार हुए। ये जो 9 प्लैनेट्स आपको दिखते हैं ना, दीज आर नथिंग बट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु की जितनी पावर्स है ना, उनका हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन इन प्लैनेट्स में है। इसीलिए इन प्लैनेट्स के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब इन प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्लैनेट इज एन इंग्लिश वर्ड। आपकी परमिशन हो तो मैं पानी पी लूं? अभी पी सकते हैं प्लीज। वैसे तो 9 बज रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का टाइम चल रहा है, तो आप सिर्फ पानी पिए, बाकी चीजें न पिए। ठीक है, तो इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं प्लैनेट। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? ग्रह। अब ग्रह का मतलब क्या है? मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी ना, तो मैंने सोचा Which कि absorbs. हाँ जी, वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि आकाशीय पिंड, वेरी गुड, हेवनली बॉडीज। ग्रह का मतलब होता है जो ग्रहण करे, जो एक्लिप्स करे। चंद्र ग्रहण की इंग्लिश क्या होती है? लूनर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण की इंग्लिश क्या होती है? सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रैस्प कर लेना, आपको अपने कब्जे में ले लेना। दिस इज ग्रह, इसको बोलते हैं ग्रहण करना। सूर्य के ऊपर केतु ने ग्रहण लगा दिया, सुना है ना हमने? तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सब आपके ब्रेन को एक्लिप्स करते हैं। इसीलिए जब आपकी दशा परिवर्तित होती है, तो आप वैसा सोचने लग जाते हैं जैसा कि इन प्लैनेट्स का नेचर होता है। तो ये प्लैनेट्स इतनी पावरफुल चीज हैं कि ये आपके मस्तिष्क को ग्रहण कर लेते हैं। दे एक्लिप्स योर मेंटल कैपेबिलिटीज। And when we align ourselves with these planets, we tend to make positive inroads. When we don't align, then we have a lot of difficulties in life. तो जब आप प्लैनेट की बात सुनते हो, समझते हो, आपकी लाइफ ठीक चलती है। जब आप प्लैनेट के अगेंस्ट जाते हो, तो आपकी लाइफ खराब चलती है। तो प्लैनेट ग्रहण लगाते हैं किसके ऊपर?
आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज के ऊपर, इसीलिए उनको ग्रह बोला गया। प्लैनेट इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर ग्रह, तो बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम लोग प्लैनेट बोलेंगे। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यू शुड ऑलवेज यूज संस्कृत वर्ड्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग सन, यू शुड ऑलवेज से सूर्य। इंस्टेड ऑफ सेइंग मार्स, यू शुड से मंगल। आप लोग जितना संस्कृत वर्ड्स का यूज करेंगे ना, आपको ज्योतिष उतनी आसानी से समझ में आएगी, बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो ब्रह्मा के अवतार हमने समझे, शिव जी के अवतार हमने समझे, अब हम आते हैं विष्णु जी के अवतार। तो विष्णु जी के 10 अवतार हुए। ठीक है, पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार, जो कि किसको डिनोट करता है? केतु को, फिश फिश। दूसरा कूर्मा अवतार, कूर्मा मतलब कछुआ कछुआ। वेरी गुड। कच्छप अवतार भी बोलते हैं उसको। बहुत मतलब कमाल के लर्नेड लोग हो आप लोग, शानदार। कच्छप अवतार कौन है? सैटर्न। तीसरे अवतार वाराह। राहु वाराह कौन होता है? मगर होगा ना शायद। पिग 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 पिग। पिग जैसा कि मैंने कहा कि जब आप इंग्लिश में बोलेंगे ना तो सुनने में बहुत बुरा लगता है। पराशर ऋषि ने वाराह का यूज किया और सुकरा का यूज किया है। सुकरा। अभी हम समझेंगे कि उसको पराशर ऋषि ने सुकरा या वाराह क्यों कहा है। सुकरा, सुकरा ये बोला गया है। ओम नमः भगवते सुकराय नमः। ओम नमः भगवते सुकराय। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका मिसकैरेज हो जाता है, उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः भगवते सुकराय। मैं बताऊंगा क्यों करना चाहिए, बट जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार किसके लिए है? मार्स के लिए। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है ना कि मार्स के अंदर इतना एंगर क्यों भरा हुआ, कहाँ से लेके आ रहे हैं वो अपना एंगर। किसके अवतार हैं? नरसिम्हा के। नरसिम्हा ने क्या करा? फाड़ दिया बीच में से। मार्स को एक ही काम आता है, बीच में से फाड़ो, खून निकालो। मार्स कुजा, धरती पुत्र। मार्स चाहता नहीं है, मार्स क्या है? धरती का पुत्र है। तो मंगल क्या चाहता है? कि वो पृथ्वी पे अकेला रहे, इनको पृथ्वी पे कोई नहीं चाहिए। He wants to rule this पृथ्वी alone। और आज की डेट में भी आप ये देख लो, जिसके पास मार्स है, मार्स होने का मतलब क्या है? मार्स इज, व्हाट डज मार्स डिनोट्स? दुनिया में जितना गोला बारूद, बंदूकें, चाकू, ये सब मार्स है। आज जिसके पावर, एनर्जी। ब्लड भी तो Yes. डिनोट करता है मार्स ह्यूमन बॉडी में, खून को। क्या चीज? खून, ब्लड ब्लड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, वो इस दुनिया पे राज कर रहा है। किसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं? अमेरिका के पास। अमेरिका रशिया सेकंड नंबर पे राज कर रहा है, मार्स चाइना थर्ड नंबर पे। मार्स शेयर करना नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता मार्स की। नहीं, मार्स बहुत जरूरी है प्यार करने की। अगर मार्स नहीं होना तो आप प्रजनन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ शुक्र से प्रजनन नहीं होता है, मार्स भी चाहिए प्रजनन के लिए। द स्पीड ऑफ सीमेन, वो जो शुक्राणु की स्पीड होती है ना, वो मार्स देता है। इसीलिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स के प्यार करने का अलग तरीका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वामन अवतार। किसके लिए है? जुपिटर के लिए। परशुराम अवतार कौन है? ये वीनस। उसके बाद आते हैं राम अवतार। 7th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु वाज रामा। काउंट कर लें एक बार, सही है हमारी काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8th इनकारनेशन कृष्ण, और उसके बाद बुद्ध, और लास्ट में हमारे कल्कि देव। कल्कि इज अभी आए नहीं, कल्कि जब कलयुग का चौथा चरण खत्म होगा उसके बाद कल्कि अवतार होगा। कल्कि हमारे लग्न को डिनोट करता है, हम समझेंगे लग्न और कल्कि का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद केतु फर्स्ट। मत्स्य अवतार। क्या हुआ कि मेरी थोड़ी सी ना मेमोरी नाम
नेम्स में बहुत खराब है, तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से राजा थे, बट एक राजा थे, उनको एक छोटी सी मछली समुद्र में मिली। आपको पसंद है स्टोरी सुनना सबको? हाँ जरूर। यस सर, यस सर। यस मेरे को ना मेरे को स्टोरी सुनाने में बहुत मजा आता है, और अगर कहीं सच्ची स्टोरी नहीं मिलती तो मैं झूठ झूठ की स्टोरी बना लेता हूँ, बट आई लाइक टू टीच इन स्टोरीज, और वो आदमी को ना बहुत दिनों तक याद रहता है। तो ये तो खैर सच्ची स्टोरी है, मैं इसमें कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट लेट्स स्टार्ट विद। तो अब मत्स्य अवतार पे आते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक राजा थे, और राजा को समुद्र में एक मछली मिली। अगर आप लोग को 5 मिनट का ब्रेक लेना हो तो वी कैन टेक अ ब्रेक, अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू वी कैन कंटिन्यू। आई डोंट नो खुशबू। नो सर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी डोंट नीड एनी ब्रेक। स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग आवाज कावेरी जी आपकी है। हाँ यस ओके जी, नो ब्रेक। तो हमें आदेश मिला है कि Sir, may I know how long we have to continue the session? The timing of the session shall be? This will continue till 9:30 or maximum 10. Okay, sir. So this is 1.5 hours webinar, but we can extend to depend करता है कि क्या क्या माँ मेरे दिमाग में डालती हूँ, क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। बाकी कोशिश है 9:30 9:40 तक हम खत्म कर दें, और उसके बाद कल दोबारा हम किसी टाइम पे मिलेंगे। तो चलिए जी, मत्स्य अवतार से शुरू करते हैं। तो एक राजा थे, वो समुद्र में गए तो उनको एक छोटी सी मछली मिली। वो मछली ने राजा से रिक्वेस्ट किया कि महाराज मुझे आप समुद्र से निकाल लीजिए, वरना बड़े बड़े मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो राजा ने उसको एक कमंडल, पहले जमाने में चलता था कमंडल, आप सब समझते हैं ना, जो साधु अपने हाथ में लेके घूमते हैं। तो कमंडल में उन्होंने थोड़ा सा समुद्र का पानी डाला और मछली को डाल के वो घर ले आए। घर लाने के कुछ घंटे बाद उस मछली का साइज बड़ा हो गया और वो मछली कमंडल से बाहर आ गई। तो राजा को उनके सेवकों ने सूचना दी कि महाराज ये तो मछली एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, मछली का म्यूचुअल फंड की तरह। तो राजा ने कहा अरे इसको एक काम करो, एक एक्वेरियम में डाल दो। तो उन्होंने उसको उठा के एक एक्वेरियम में डाला। कुछ घंटों बाद मछली का साइज एक्वेरियम से भी बड़ा हो गया। तो महाराज ने बोला यार ये तो कमाल है, इसको उठा के तालाब में डालो। कुछ दिनों बाद मछली तालाब से भी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। अब महाराज ने बोला कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसको उठा के वापस समुद्र में डाल दो। तो मछली को उठा के उन्होंने वापस समुद्र में डाला। जब मछली को समुद्र में डाला तो राजा को ये समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल मछली नहीं है, ये जरूर कोई दैविक चीज है। तो राजा ने उसको प्रणाम किया कि हे मत्स्य, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हे राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद अति वृष्टि, वृष्टि कहते हैं वर्षा को, इतनी बारिश होगी कि ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। तो तुम्हारा काम है कि तुम जितने भी जीव जंतु हैं सबको एक पेयर में इकट्ठा करो, और हम एक नाव भेजेंगे, उस नाव में उन सबको डाल के हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो राजा को जैसा आदेश मिला, राजा ने वो प्रिपरेशन शुरू कर दी। ये जिक्र आपने बाइबल में नोआज आर्क में भी सुना होगा। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना, दुनिया में आप किसी भी धर्म में जाएंगे, यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज। तो 7 दिन बाद, जैसा कि विष्णु भगवान ने बोला था, बहुत अति की वृष्टि हुई, और इतनी वृष्टि हुई कि हर तरफ पानी हो गया। एक जहाज, पानी का जहाज मतलब शिप अपीयर्ड, और राजा अपने सारे जीव जंतुओं को लेके उस शिप में चले गए, और उस शिप में चारों वेद को भी रखा गया, और उस शिप में 7 ऋषि भी बैठ गए। ये सारी चीजें जब शिप में आ गई तो राजा ने सोचा कि इस शिप में कोई चप्पू नहीं है। चप्पू को इंग्लिश में कहते हैं ओर्स, OARS। द शिप हैड नो ओर, देयर वाज नो चप्पू इन द शिप। तो राजा ने सोचा कि शिप चलेगी कैसे। फिर वो जिस मछली को राजा ने मतलब दाना डाला था और इतने दिन कभी अपने एक्वेरियम में, कभी कमंडल में, कभी तालाब में पाला था, वो
जो विष्णु जी का रूप था, मत्स्य अवतार, वो प्रकट हुई और उस मछली को एक रस्सी से बांध के, एंड दैट फिश स्टार्टेड सेलिंग द बोट। वो फिश चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, और उस फिश ने बहुत दिनों की यात्रा के बाद चारों वेद, सप्तऋषि और जितने भी एनिमल थे, प्रजाति, सबको एक ब्यूटीफुल सी जगह पे लाके रख दिया, और वहां से फिर से एक नई दुनिया की मतलब उत्पत्ति शुरू हुई। अब मत्स्य अवतार का केतु से क्या संबंध है? आप सब जानते हैं कि केतु क्या है, मोक्ष कारक है। केतु को मोक्ष कारक माना गया है। बट मोक्ष से पहले क्या होता है? मोक्ष से पहले डिस्ट्रक्शन होती है, उस डिस्ट्रक्शन के बाद आपको मोक्ष मिलता है। मत्स्य अवतार तब होता है जब एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। इसीलिए आपकी केतु की दशा चल रही हो और आप बहुत परेशान हो, तो सिंपल रेमेडी इस कहानी से हमने क्या सीखा कि आप मछलियों को फीड करना शुरू कर दो। अगर केतु आपको परेशान कर रहा हो और आपको कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही हो, यू स्टार्ट फीडिंग फिश। इसीलिए आप देखते हो हमारे यहाँ मछलियों को दाना डालना बहुत पौराणिक काल से चला आ रहा है। किसी भी आप पुराने तालाब में, जहाँ बहुत 5000 साल पुराना या 3000 साल पुराना या 200-300 साल पुराना मंदिर देखोगे, वहां पे आपको एक तालाब मिलेगा, उसमें आपको मछलियां मिलेंगी और आपको दिखेगा लोग दाना डालते हैं। तो यहाँ से इस स्टोरी से हमें क्या पता लगा कि मछलियों को दाना डालना इज अ ब्यूटीफुल एक्ट। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ बहुत सेट होती है। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो केतु ड्रिवन प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर केतु ड्रिवन प्रॉब्लम नहीं भी है ना, और आप वैसे भी मछलियों को दाने डालते हो, तो आप देखोगे कि आपके मस्तिष्क में एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। There is a when you become an astrologer, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी होंगे एस्ट्रोलॉजर। जब आप कुंडली देखने लग जाएंगे ना, आपके पास आजकल काफी केस डिप्रेशन के आते हैं। आपको मिलेंगे 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे, या 40 साल, 42 साल या 35 साल के लोग, मेंटली दे आर डिप्रेस्ड। एक नई बीमारी जो हमारे पहले जमाने में नहीं होती थी, आजकल हो गई है, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर डिप्रेशन इज मीन बन के सोना। मीन बन के सोने का क्या मतलब है कि बिफोर गोइंग टू बेड यू टेक अ प्रॉपर बाथ and you don't dry your body, to let the water be on your body. आप बस टॉवल से डैब करो अपने आप को, and in that position, with that wetness in your body, with that water still in your body, you go to bed. That is one of the most beautiful remedies of depression. उसका संबंध चंद्रमा से भी है और उसका संबंध केतु से भी है, उसका संबंध फिश से भी है। आपको इतनी शांति मिलेगी, आप ये करके देखना। इफ यू नो somebody who is depressed, who is on medication for depression, you start telling him कि आप रात को नहा के सोना शुरू कर दो। मछली, पानी, मेंटल स्थिति, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है। You will start seeing a lot of difference in that person. So okay, let's come to ठंडा पानी या गर्म पानी कुछ लिंक है या कोई लिंक नहीं है। मतलब आप अलास्का का समुद्र ठंडा है और अफ्रीका का समुद्र गर्म है, टेम्परेचर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज लिक्विड। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी वो क्या थी कि आप जब बहुत खराब समय में हो ना, तो दिस बोट डिड नॉट हैव एनी ओर्स। इस नाव में कोई चप्पू नहीं था। ये नाव एक फिश के हवाले सरेंडर होगी। फिश कौन थे? मत्स्य अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, राइट। आपका जब बहुत खराब समय आए ना, उस बोट के ऊपर क्या था? 4 वेद और सप्तऋषि, ये थे।
सप्तऋषि कौन है? आपके गुरु। 4 वेद कौन है? नॉलेज। जब आपका खराब समय आए, आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा, आपको एक गुरु और नॉलेज, ये 2 ही चीजें आपकी हेल्प करेंगी। और तीसरी चीज, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, सरेंडर टू द विल ऑफ योर गुरु, सरेंडर टू द विल ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। अगर आप इन 3 चीजों पे अपने आप को छोड़ दोगे ना, तो आपकी लाइफ में भी एक मत्स्य अवतार होगा, एक मछली आएगी जो आपको उस डिस्ट्रक्शन से निकाल के एक सेफ जगह पे ले जाएगी। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप हाथ पैर मारना बंद कर दो। मैंने देखा है कि जब आदमी का टाइम खराब होता है ना, उस टाइम वो और मतलब पहले ही वो 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख के कर्जे में चल रहा है, उस टाइम पे वो क्या सोचता है, एक बिजनेस और स्टार्ट कर देता हूँ, जुआ खेल लेता हूँ, है ना, वाइफ के ज्वेलरी गिरवी रख के कुछ लोन लेता हूँ, कुछ और काम शुरू कर देता हूँ। 10 लाख का लोन ना 20 लाख में बढ़ जाता है। सो समटाइम्स द बेस्ट रेमेडी इज टू सरेंडर। किसके आगे सरेंडर? पहले भगवान के आगे, फिर गुरु के आगे, और फिर जो आपकी नॉलेज है। और ये तीनों कहाँ से मिलता है आपको? ये तीनों आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये पावर देती है कि आप किसी को गाइड कर सको। अच्छा, आपका समय खराब चल रहा है, आप ये करो। लोग आते हैं ना आपके पास, आएंगे आपके पास, भर भर के आएंगे। दुनिया में हर कोई दुखी है, हमारी दुकान चली रही है ऐसे लोगों के उस पर। इतनी, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको मटेरियल हैप्पीनेस दुनिया भर का मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि हर आपको कोई सुखी आदमी दिख रहा है। अभी मेरी क्लास में भले थोड़े बहुत लोग हंसने, जैसी क्लास खत्म होगी फिर वही नमक तेल लकड़ी की टेंशन शुरू हो जाएगी। You're right, bingo right. और शुरू में मैं एक चीज बोलना भैया, जो हस्बैंड ने ज्वाइन किया उनकी वाइफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जाने के बाद थोड़ा बहुत आपके घर में खटपट होगी कि ये टाइम हमारे लिए था, तुम ज्योतिष पे खर्च कर रहे हो। या जिन वाइफ्स ने ज्वाइन किया उनके हस्बैंड से मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोग के बीच में, खैर वो एक अलग की बात है। मतलब सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मतलब यू आर सेइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग्स। ये जो आपने लास्ट स्टेटमेंट दिया ना, ये एक्चुअली मैं भी फील कर रहा हूँ व्हाइल बीइंग पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम कपल ऑफ वीक्स ओनली, दैट यू नो बीइंग इनटू अ जॉब, इन हिंदी में बोलना चाहिए तो मैं जॉब करता हूँ, तो लेकिन पॉइंट है कि मेरा जो इवनिंग का टाइम है इसको, या मेरा जो वीकेंड का टाइम है, मैं इसको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ लर्न करने का। And somehow I'm feeling that I'm getting a even complaint from the family that their time is being pumped into the astrology. तो अब इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, या तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बुलाया या मैं एस्ट्रोलॉजी के पास चला गया, कुछ फ्यूचर आउटकम है भी या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो सीखा और मैंने अपने 2 साल लगाए और उल्टे बाद, जैसे आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि कुछ लोग सीखना शुरू करते हैं और कुछ अंतराल के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो क्या मैं उस लीग का पार्ट हूं जो ड्रॉप आउट कर जाऊंगा, या मैं उस लीग का पार्ट हूं जो आगे बढ़ के कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा टू द सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी? मतलब तो वो एक जो बड़ा क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अभी भी है, in spite of adding a value to the entire thing. You know, I hope I'm making sense to you. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका सिंपल आंसर तो ये कि अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, मुझे ज्वाइन करें या किसी और को ज्वाइन करें, दैट इज नॉट the story, the other part of the giving time, because end of the day if you have books, you have a lot of teachers with you, but you are not able to spend time with them, you can't do your own manan and chintan, you know, you can't expect everything comes to you by its own itself, you know, you need to also put the right effort and the right time, वो मैटर करेगा, no doubt। वही चैलेंज आपके साथ ये किसने कहा था, बट किसी ने कहा था कि बिगर ड्रीम्स रिक्वायर बिगर सैक्रिफाइस। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। तो आप ये सोचें कि आप ऑफिस से घर आ जाएं और नेटफ्लिक्स पे बैठ के 2-4 मूवीज देख लें और एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएं, तो फिर तो मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं आपको ऐसा करने के लिए। मैंने तो आपको शुरू में बोला कि ज्योतिष आपको रगड़ेगी, और इतना रगड़ेगी। आपको मालूम है, मैंने और मेरे भाई ने एक साथ ज्योतिष सीखना शुरू किया। उसने छोड़ दिया, आप अभी भी लगे हुए हो। स्टार्टिंग में नहीं, मेरे भाई की हेल्थ बहुत खराब हो गई जब, और मैं इसमें इतना घुस गया था
कि मेरी भी हेल्थ शुरू में बहुत खराब हो गई। मेरे फादर ने बोला कि मेरे चाचा जी की डेथ इसलिए हुई कि ही वाज इनटू एस्ट्रोलॉजी। दिस इज द कमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम माय फादर एंड माय फादर सेड लीव इट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं इसमें लगा रहा। मैं बस यही सोचता था ठीक है, मरना जीना जो है वो एस्ट्रोलॉजी। और आज भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीख गया हूँ, आज भी मुझे सीखना पड़ता है, क्योंकि ये तो ओशियन है ना, इसमें से आप कितना निकाल लोगे, बात तो ठीक है। कितना निकाल, पूरी जीवन, मतलब मैं कह रहा हूँ 20 जन्म भी मैं ले लूँ ना तो भी मैं कहूंगा कि 10% ही एस्ट्रोलॉजी आती है। इतना कुछ है इसके अंदर। एक प्लैनेट के ऊपर आप 1 महीना बोल सकते हो, एक हाउस के ऊपर आप 2 महीना बोल सकते हो, एक राशि के ऊपर आप 25 साल बोल सकते हो। I agree, I know. तो जितने भी लोग, मतलब जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो भी लोग ने ज्वाइन किया है ना, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एन इजी थिंग। लेकिन वन थिंग आई वांट टू टेल यू, जो लोग एंजॉय करेंगे ना एस्ट्रोलॉजी, जैसे आई ऑलवेज एंजॉयड माय एस्ट्रोलॉजी, आई नेवर टुक इट एज अ बर्डन ऑन माय हेड। और दूसरी चीज, आई नेवर ट्राई टू रन वेरी फास्ट। जैसे कोई होता है ना कि 6 महीने में एस्ट्रोलॉजी सीख गया, कुंडली देखना शुरू, ठीक है भाई, मुबारक हो आपको, आप कुंडली देख रहे हो, आप किसी को गाइड कर रहे हो। ऐसे ही है, 2 महीने बाद हर आदमी के पास कुंडली खुलती है, उसको पहले प्रेडिक्शन देनी होती है, समझ में कुछ आ रहा नहीं आ रहा, उसके पता नहीं, उसे नहीं पता कंजंक्शन क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं। और सबसे एक और चीज मैं आप सब लोग को बताता हूँ, मेरे से ना हमने बहुत सारे वेबिनार किए, बहुत सारी हमने क्लासें ली हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का आता है, सर रेमेडी बता दो। और दुनिया में कई ऐसे गुरु हैं जो रेमेडी से स्टार्ट भी कर देते हैं, जैसे मैंने भी एक आध रेमेडी अंडरवेयर वाली बता दी, ठीक है ना, बट वो रेमेडी डिफरेंट टाइप की रेमेडी। आपको मालूम है पराशर ऋषि की ने इतनी मोटी 2 किताबें लिखी हैं जो अभी हमको उपलब्ध है, पता नहीं ओरिजिनल कितनी थी, उसमें रेमेडी का ना इतना सा चैप्टर है, इतना सा चैप्टर है बस। उसके अलावा पराशर ऋषि ने ज्यादा रेमेडी पे ध्यान नहीं दिया। क्यों, क्या रीजन? क्योंकि रेमेडी इतनी खतरनाक चीज है ना, यंग एस्ट्रोलॉजर्स को आदत पड़ जाती है। और शनि, आप तो नीलम पहन लो, कुछ नहीं देखा, शुक्र नीच का है, शुक्र ऑलरेडी बहुत खराब है, आपने उसके हाथ में डायमंड पहना दिया। अब आप समझो हो क्या रहा है। आपके पास एक टेररिस्ट है, वो गुस्से में है, उसके हाथ में आपने AK-47 और दे दी। शुक्र पहले ही नीच का है, पहले ही खराब है, आपने उसको और डायमंड पहना के उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। नीचता के अंदर आपने स्ट्रेंथ दे दी, बर्बाद कर देगा आपको, पता ही नहीं है लोगों को। शनि में भी ये बोलते हैं, शनि की दशा में नीलम पहन लो। अब शनि कितना स्ट्रांग है। सर हेलो सर। हाँ जी सर बोल रहा हूँ कि आप जो बोले कि नीचता में पावर जोड़ देने वाले, सर नीचता तो खुद एक पे मतलब जो स्ट्रेंथ दिखाता है वो लो स्ट्रेंथ दिखाता है, वो तो प्लैनेट का सर शुभ अशुभ तो नहीं दिखाता है, वो तो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो इसमें अगर कुछ अगर अच्छे हाउस को ऑक्युपाई कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी को नीला सॉरी डायमंड डाला जाता है तो सर वो क्या रिवर्स इफेक्ट करेगा या सर सही इफेक्ट? आपने पुरानी फिल्में देखी है ना, उसमें जब कोई हीरोइन के पीछे गुंडा पड़ जाता था तो हीरोइन पलट के कहती थी नीच दुष्ट पापी, ठीक है ना। तो ये जब जब ग्रह नीच दुष्ट पापी हो गया ना, आप उसको और स्ट्रॉन्ग मत करो, क्योंकि जब आप नीच को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, भाई पाकिस्तान को 2 परमाणु बम और दोगे तो क्या होगा, इंडिया का थ्रेट ही तो बढ़ेगा। राइट। सर तो नीच प्लैनेट क्या सर स्ट्रेंथ वाइज सर लो होता है या सर ये अशुभ होता है, मतलब पापी होता है? डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा है, बट कम है, इनकी बात को मान नहीं सकते। ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नीच प्लैनेट या दुष्ट प्लैनेट या पोटेंशियल प्लैनेट हमेशा खराब रिजल्ट ही देगा। नहीं, ऐसा डिपेंड करता है प्लैनेट कौन है। जैसे शुक्र नीच, एक मिनट, शुक्र नीच का होगा तो क्या करेगा, शुक्र उच्च का होगा तो क्या करेगा। शुक्र जब आपकी कुंडली में अच्छा होता है ना, यू आर वन वुमेन्स मैन, आप किसी को इतना प्यार करते हो ना, इतना प्यार, लैला मजनू के केस में शुक्र उच्च का है। लेकिन व्हेन यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, आपका शुक्र खराब है। सर शुक्र उच्च का होकर सर शारीरिक बीमार भी तो दे सकता है ना?
वो तो बहुत सारी चीजें देगा, मतलब उस पे हम बात करेंगे। देखो सर, ये एक इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, और फिर वो आप अभी आगे आ जाएंगे कि ऊंच नीच 6 8 12 कहाँ बैठा है, कहाँ। आप लोग वी विल डिस्कस ये फर्दर। सर को कंटिन्यू करने देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं समझता आई हूँ। थिंक वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। पहले हम लोग थोड़ा सा केतु को खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो केतु, आप सबको मालूम है कि केतु मतलब मत्स्य अवतार को केतु से क्यों लिंक किया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मत्स्य अवतार को ही केतु से लिंक किया गया? आप देखो, फिश और केतु का क्या संबंध है? बाय डिफॉल्ट केतु इज अ हेडलेस प्लैनेट। केतु का सर नहीं है, हम सब जानते हैं। केतु इज ओनली द बॉडी। अब आप इमेजिन करो मछली को, मछली कैसे आगे बढ़ती है? मछली आगे बढ़ती है अपने पिछले हिस्से से। मछली आप देखेंगे ना, वो उसके पास और कुछ नहीं है, उसके पास ये जो पिछला उसका टेल है ना, उसी से वो आगे बढ़ती है। सो केतु इज लिंक्ड टू फिशेस बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। इतना साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का यूज किया है पराशर ऋषि ने। दूसरा चीज, फिश के अंदर सबसे ज्यादा इंट्यूशन होता है। फिश को ये पता होता है कि हाई टाइड है, लो टाइड है, गहराई है, मतलब फिश का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके किसी के घर में एक्वेरियम है ना, आप देखना अर्थक्वेक आने से पहले उस एक्वेरियम में अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती है। फिश का इंट्यूशन इतना शार्प होता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है ना, दे बिकम वेरी गुड इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजर्स। केतु इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्यूशन। इसीलिए हेडलेस होने के बावजूद भी जिनका केतु अच्छा होता है ना, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज वो इंट्यूटिवली मैथमेटिक्स करते हैं। वो हिट एंड ट्रायल से ही आंसर निकाल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग केतु विल मेक यू वेरी गुड इन मैथमेटिक्स बिकॉज यू आर इंट्यूटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मछली। आप देखना मछली जो है ना, वो कमाल की चीज है, वो इंट्यूशन उसका एकदम सुपर होता है। और केतु के साथ भी वही है। अब मोक्ष कारक क्यों कहा गया केतु? केतु मोक्ष क्यों है? आप देखो, मत्स्य अवतार कब हुआ? जब पृथ्वी पूरी खत्म हो गई थी। हमको मोक्ष मिलने का मतलब क्या है कि जब हमारा जीवन समाप्त हो गया, जीवन समाप्त होने के बाद हमें कोई ऐसी डिवाइन गाइडेंस मिले जो हमें एक सही जगह पहुंचा दे, जहां से हमें दोबारा बर्थ न लेना पड़े। बर्थ लेना बहुत कष्टकर काम है, बहुत ज्यादा कष्टकर काम है। आप उस माँ और उस बच्चे से पूछो कि बर्थ कैसा होता है, उस माँ को वो पेन दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होता जो वो बच्चा पैदा करती। और जब आप पहली सांस लेते हो ना, द फर्स्ट ब्रेथ दैट यू टेक, क्यों पैदा होते ही बच्चा रोता है? बिकॉज वो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज फर्स्ट एंड लास्ट ब्रेथ। आपकी मृत्यु सबसे मुश्किल है, और आप जब जन्म में पृथ्वी पे आते हो सबसे मुश्किल काम। द फर्स्ट ब्रेथ इज वेरी डिफिकल्ट। तो केतु डिस्ट्रक्शन के बाद आता है, जब सब कुछ खत्म हो गया ना, केतु बेसिकली खत्म करने आता है कि कहाँ फंसे पड़े हुए इस संसार में, निकलो बाहर। और उसके बाद केतु आपको, अगर आपने सही से केतु को समझ लिया, तो मोक्ष की प्राप्ति वो जीते जी करा देगा। केतु का सबसे शानदार फंडा है, केतु इतनी, मतलब आपने देखा केतु बहुत लंबे चौड़े प्लान नहीं बनाती, इधर रास्ता स्टक है तो इधर से निकल जाए। इंट्यूशन का मतलब होता है लेट गो। केतु की सबसे बढ़िया चीज है लेट गो। आप किसी भी चीज के पीछे पढ़ना बंद कर दो। आपको ज्योतिष नहीं समझ में आ रहा, थोड़े दिन के लिए छोड़ो, आने लगेगा समझ, बदलाव मत। केतु का मतलब क्यों हमारी लाइफ में इतनी सारी समस्या, अगर हम सिर्फ ये समझना सीख जाए ना, 26 साल में मेरे को मैनेजर बनना है, 32 साल में मेरे को सीनियर मैनेजर बनना है, और 40 साल में मेरे को सीईओ होना है। अब आदमी ने अपना एक ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ के पीछे वो माँ बाप को भूल गया, रिलेशंस को भूल गया। एट द एंड ऑफ द डे उसके पास होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। जब आपको एंजॉय करना था, तब आप अपने इस मतलब एक फिक्टिशियस ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, और कई बार कुछ नहीं मिलता, आप खत्म हो जाते हो।
recently one of my friend died, मतलब his plan was कि he will retire at the age of 50. तो वो दिन रात उसने पैसा कमाने की कोशिश की, कितना पैसा, he died at the age of 46. खत्म कर ले एंजॉय लाइफ को. सो आजकल के जीवन में जहाँ इतना डिप्रेशन है, जहाँ इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ लेट गो आपकी लाइफ में होना चाहिए. आपको केतु से ये सीखना चाहिए चीजों को लेट. डिस्ट्रक्शन के बाद भी केतु आपके अंदर ये पावर है कि आपको गाइडेंस दे दे, बशर्ते आपके पास 4 वेद मतलब आपकी नॉलेज हो, आपके पास सप्तऋषि मतलब आपका गुरु हो, और आपके पास तीसरी चीज सरेंडर हो. अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आपकी लाइफ बहुत सही है. आई एग्री सर, आई एग्री. तो केतु क्या करता है ना, सूर्य को भी खा जाता है, एक्लिप्स कर लेता है. इसलिए केतु. सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था. जी गोस्वामी जी बताएं. सर मतलब शॉर्ट में यदि समझा सकें कि केतु जैसे सभी के हॉरोस्कोप में केतु है, बट इन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्ट्रोलॉजी विच इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द केतु इन हॉरोस्कोप. हाँ, मतलब इसमें ऐड भी करना चाहूंगा स्वामी जी की बात में, अगर किसी के 10th हाउस में केतु है और कर्म स्थान में या फ्री विल वाले पोर्शन में केतु है, तो क्या उसे अपना मोक्ष, व्हाट यू कॉल, अपना जो लेट गो एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर प्रोफेशन और जॉब, उसको छोड़ देना चाहिए क्या? मतलब जस्ट टू ऐड दिस पॉइंट. देखिए आजकल की मटेरियल वर्ल्ड में 100% लेट गो करना पॉसिबल नहीं. लेट गो का मतलब नौकरी छोड़ के घर बैठ के ये मतलब नहीं. उस जॉब के अंदर जो आपकी भागा दौड़ी मच रही है ना, आप उसको एक बार बैठ के एनालाइज करो कि मतलब इज इट वर्थ इट कि मेरा बच्चा 4 साल का है और मुझसे रोज बोलता है पापा पिज्जा खिला दो, और मैं पिज्जा नहीं खिला रहा हूं, मैं नौकरी 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 नौकरी. कहां तक ये सही है? मतलब केतु की बेस्ट पोजीशन देखिए, मैं आपसे 2 चीजें आप लोग को समझाना चाहता हूँ. पहले तो आप लोग अच्छे और बुरे से बाहर निकल जाओ. आप एक रूल याद रखना, ये 9 के 9 प्लैनेट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये किसका इनकारनेशन है? विष्णु जी. जी का. विष्णु जी का इनकारनेशन ना सही हो सकता है ना गलत हो सकता है. ठीक बात. विष्णु जी का इनकारनेशन सिर्फ पवित्र होगा. अब फॉर एग्जाम्पल सचिन जी जब छोटे थे तो सचिन जी को खांसी होती थी तो मम्मी एक कड़वी सी दवाई पिलाती थी. अब आज सचिन जी क्या बोलेंगे कि वो दवाई गलत थी? अरे भाई उस दवाई के 2 गुण थे, एक उसका कड़वा होना और एक उसका रिकवर करना. वो खांसी ठीक करती थी लेकिन वो कड़वा भी करती थी. तो कड़वा होना उसका बुरा गुण नहीं है. कड़वा होना उसका एक इनहेरेंट क्वालिटी है जिसको आप उसमें से हटा नहीं सकते. तो पहली चीज आप ये समझना छोड़ दो, कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता. हर प्लैनेट की एक खासियत होती है. जैसे पिताजी को क्या समझोगे आप? मेरे पिताजी ने बहुत कूटा, मेरा खूब कूटा, इतना मारा, लेकिन मैं क्या बोलूं आज अपने पिताजी को कि क्या मेरे पिताजी खराब थे? नहीं. मेरे पिताजी की इंटेंशन ये थी कि इसको इतना मारो कि इंसान बन जाए. उनका थॉट प्रोसेस था. ठीक है. आज तक मेरे पिताजी ने इल इंटेंशन से नहीं मारा होगा कि यार कुछ करने के लिए 2 थप्पड़ लगा दो. ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने किया होगा. मेरे पिताजी ने जब भी मारा होगा उसके पीछे कुछ रीजन होगा. तो मैं क्या बोलूं, मेरे पिताजी खराब थे? वही पिताजी मुझे पैसा भी दिए, वही पिताजी मुझे पढ़ाई भी, वही पिताजी मेरी शादी भी किए, और वही पिताजी कभी कभी मार भी देते. तो कोई ज्योतिष में ना आप ये छोड़ दो ये कहना कि ये खराब है ये अच्छा नहीं. हर कोई अपने स्थान पे बैठा हुआ है, आपको उसका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए. आप कैसे यूटिलाइज करते हो उस चीज को आना चाहिए. अब ऐसे जो क्वेश्चन पूछा विशाल जी ने, केतु इज बेस्ट इन 9th हाउस. केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए बेस्ट है. केतु मतलब उच्च का दिग्बली माना जाता है 9th हाउस. किसी के 9th हाउस पे केतु वो अलग ही चमकता है. मतलब अगर छोटे में आंसर देना, बट अदरवाइज. और दूसरा पहला रूल है कि ज्योतिष में कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं होता. कुछ भी नहीं होता, ये बोलना ही नहीं है. आप मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, आप एक चीज समझ लेना कि मृत्युंजय पांडे ने 1 अप्रैल को ये बात कही थी कि ज्योतिष में सही या गलत कुछ नहीं होता. और दूसरी चीज, ज्योतिष में जब तक आप होल को स्टडी ना कर लो, फुल चीज को स्टडी ना कर लो, पूरी कुंडली को स्टडी ना कर लो, डोंट गिव अ जजमेंट.
हम ये बता ही नहीं सकते हैं कि अच्छा सूर्य फर्स्ट हाउस में, बड़ा गजब हो गया, ये आदमी तो ईगोस्टिक हो गया। अरे भाई मेरे भी सूर्य फर्स्ट हाउस है, मेरे को तो ईगो पता ही नहीं क्या। तो आपको जब भी कुंडली देखनी है, आपको एज ए होल देखनी है। तुम यू डोंट हैव टू सी कुंडली इन विद वन प्लैनेट। हम हमेशा गलती करेंगे। अरे तेरे 5th हाउस में जुपिटर बैठा, तू तो गजब का एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। 5th हाउस हमारी बुद्धि है, उसके जुपिटर बैठ गया, बन गया एस्ट्रोलॉजर। पता लगे कि उस जुपिटर पे इतनी भयानक दृष्टि है राहु की और शनि की, खत्म कर दिया जुपिटर को, लो बनो एस्ट्रोलॉजर। सही कह रहे हैं हम। So the whole picture is important. तो खैर केतु से आप लेट गो सीखो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? केतु हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। आपको अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, आपकी बैग में जितना कम सामान हो आप उतनी तेजी से चढ़ोगे। सही बात है। स्पिरिचुअलिटी यही बोलती है कि अपने बैगेज कम करो। बैगेज क्या होते हैं आपके? आपका ईगो, आपका गुस्सा, आपकी ईर्ष्या, षड्रिपु है ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये 6 तरह की बीमारियां हैं। इनको जितना आप लाइट करते जाओगे, आप ऊपर उठते चले जाओगे। तो फिर आज केतु पे समाप्त करते हैं, और कल हम केतु से भी इंटरेस्टिंग भाई साहब है राहु। तो केतु हमारी मृत्यु का कारण है, राहु हमारे जन्म का कारण है। केतु सारी डिजायर्स को खत्म करता है, राहु सारी डिजायर्स को स्टार्ट करता है। राहु आपको कहता है कि वो लड़की देखिए बहुत सुंदर है, फूल देखिए, उसके बाद जूते पड़ेंगे तो राहु को मतलब। तो राहु स्टार्ट्स डिजायर इन यू। राहु इज लाइफ, केतु इज डेथ। हमारी ये जो जीवन है ना, ये 9 के 9 प्लैनेट्स है ना, राहु और केतु के बीच में जो 7 प्लैनेट खेल रहे हैं, यही लाइफ है। एक तरफ मोक्ष है, एक तरफ जीवन है, उसके बीच में हमारे 7 प्लैनेट्स हैं। और ये 2 इतने खूबसूरत प्लैनेट्स हैं कि इनके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। I agree. आप पराशर ऋषि ने जब ग्रह की डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने बोला है कि ग्रह वो है जो ल्यूमिनस है, जो अपनी लाइट फेंकता है। अब आप कहोगे कि इनकी तो लाइट है नहीं, बिकॉज दे डोंट फिजिकली एग्जिस्ट। पराशर ऋषि इतने इंटेलिजेंट थे कि आपके हिसाब से जो लाइट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ विबग्योर देख सकते हो। आप हमको 7 कलर दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पर व्हाट इज देयर आर 9 कलर्स और 10 कलर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुत्तों को एक सुपरसोनिक आवाज सुनाई देती है, पर आपको नहीं सुनाई देती। समथिंग व्हिच इज बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज, इट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स, बट इट इज ऑडिबल टू डॉग्स। अभी हम लोग आपके कमरे में अगर कोई आत्मा का प्रवेश हो जाए, आपको नहीं दिखेगा, पर आपके कुत्ते को पता लग जाएगा। तो जिसको आप लाइट कह रहे हो ना, वो ह्यूमन लिमिटेशन है। राहु केतु की लाइट ह्यूमन लिमिटेशन से भी परे है। जैसे ब्लैक होल है ना, पर वो दिखता नहीं है आपको, लेकिन हर चीज को खा जाएगा। दैट इज राहु एंड केतु। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड केतु, टुमारो वी विल डिस्कस राहु। और मैं गारंटी लेता हूँ, जब आप राहु पढ़ोगे ना, आप मतलब आपका जीवन ही बदल जाएगा कि राहु क्या चीज है। इफ यू अगर आपको केतु और राहु को इस्तेमाल करना आ गया ना, कुछ नहीं है, ये केतु है डेथ, जो राहु है जीवन। इसके बीच में बाकी 7 प्लैनेट खेल रहे हैं। मास्टर ये दोनों ही, इन्हीं के बीच में, मतलब आपकी जीवन शुरू हुआ लगने से और आपकी 12वें घर में मृत्यु हो गई, बस इसके बीच में आपके बाकी घर खेल रहे हैं, 7 प्लैनेट खेल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो Thank you so much for giving time to everybody, and I think your thought process is very well defined, and we love to learn from you. बहुत अच्छा लगा आपके साथ 2 घंटे स्पेंड करके शनिवार को, जैसा आपने बोला था कि हम बहुत सारा टाइम निकाल के आए हैं, and we really happy to have you on board, and really thank you for all your thoughts. So great going. Let's connect tomorrow again and to understand more from you. Thank you. So before I leave, start doing गायत्री। बिना गायत्री के ज्योतिष नहीं आएगा। तो आप सब लोग गायत्री करो, और बाकी थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलते हैं हम लोग और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ और मस्त कहानियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां।
Thank you. धन्यवाद सर. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Namaskar. Thank you, Very sir, much, for sir. lovely Very session. much. Was a nice session. जय मां.